सुनसान सड़क, घना जंगल और आसमान में घने बादल। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थी। ट्रक ड्राइवर मनोज ने अपने साइड मिरर में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो सिर्फ अंधेरा ही नजर आया। मनोज की गाड़ी का रफ्तार पकड़ना जरूरी था क्योंकि उसे सुबह तक माल डिलीवर करना था। जैसे ही उसने एक्सीलरेटर दबाया, अचानक सड़क के बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी नजर आई। मनोज ने ब्रेक लगाई, गाड़ी घिसटती हुई रुकी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चूड़ियों की खनक और धीमी धीमी हंसी ने माहौल और भी डरावना बना दिया। मनोज का मानना था कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं, लेकिन जब उस औरत ने गाड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, भाई साहब, मुझे गांव तक छोड़ देंगे, तो उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो रूह कंपा देने वाला था। मनोज ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। औरत ट्रक में चढ़ गई। उसने कहा, आगे मोड़ पर मुझे उतार देना। मनोज ने पूछा, आप इतनी रात को अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? औरत ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जो रात को यहाँ होता है वो दिन में नहीं दिखता। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, गाड़ी का ऐसी अपने आप बंद हो गया। शीशों पर धुंध जमने लगी। मनोज को लगा जैसे गाड़ी का भार अचानक बढ़ गया हो। औरत चुपचाप बैठी थी, लेकिन मनोज को उसकी परछाई सामान्य से बड़ी लग रही थी। अचानक औरत ने कहा, बस यहीं उतार दो। मनोज ने ट्रक रोका, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। उसने ट्रक से उतरकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। डर और बेचैनी के बीच मनोज ने जैसे तैसे अपने ट्रक को स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी चलाई, रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो पर एक पुराना गाना बज रहा था, आज फिर जीने की तमन्ना है। लेकिन गाने के बीच एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। मनोज ने रेडियो बंद किया और रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी रूह कांप गई। वो औरत पीछे सीट पर बैठी उसे घूर रही थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखा, सफेद आंखें, चेहरे पर खून के धब्बे और एक खौफनाक मुस्कान। मनोज ने गाड़ी रोककर भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के दरवाजे लॉक हो गए। उस औरत ने कहा, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते। अचानक ट्रक के चारों तरफ घना कोहरा छा गया। ट्रक के बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे सैकड़ों लोग चीख रहे हों। और फिर एक झटके में ट्रक हवा में उठा और अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन सुबह उस इलाके के लोग ट्रक का कोई निशान नहीं देख पाए, लेकिन ट्रक ड्राइवर मनोज का पर्स और उसकी डायरी एक पेड़ के नीचे पड़ी मिली। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था, लेकिन उस पर खून से लिखा हुआ था, ये सिर्फ शुरुआत है। उस भयानक रात के बाद से ट्रक ड्राइवर मनोज का कोई सुराग नहीं मिला। उसका ट्रक, सामान और खुद वो जैसे जमीन खा गई हो, लेकिन उसकी डायरी और वो खून से लिखा हुआ संदेश, ये सिर्फ शुरुआत है। गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा कर चुका था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने जब ये खबर सुनी तो उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी। उनमें से एक ने कहा, ये इलाका हमेशा से श्रापित रहा है। यहाँ पहले भी कई लोग ऐसे ही गायब हो चुके हैं। लेकिन मनोज का छोटा भाई राजू इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे विश्वास था कि उसके भाई के साथ कुछ गड़बड़ जरूर हुई है और वो उसे ढूंढ कर रहेगा। राजू ने मनोज की डायरी और पर्स को उठाया और ठान लिया कि वो उस जंगल में जाएगा जहां से मनोज गायब हुआ था। गांव के लोगों ने उसे रोका, लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की ना चली। अगली रात जब आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और गांव के कुत्ते भी किसी अनजान डर से चुप थे, राजू अपनी बाइक लेकर उस जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी सर्दी है। पेड़ों से गिरते पत्तों की आवाज भी उसे डराने लगी थी, लेकिन राजू ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा जहां से मनोज का ट्रक आखिरी बार देखा गया था, उसे कुछ अजीब बातें महसूस हुई। वहां सड़क पर ट्रक के पहियों के निशान तो थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो निशान अचानक गायब हो गए हों। उसे वहां एक टूटी हुई चूड़ी मिली। चूड़ी को देखते ही उसे वो औरत याद आई जिसके बारे में गांव के लोगों ने बातें की थी। उस सफेद साड़ी वाली औरत जो रात के अंधेरे में सड़क पर नजर आती है। राजू ने चूड़ी को उठाया और अचानक उसे ऐसा लगा
जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में बस एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। राजू ने जैसे तैसे खुद को संभाला और आगे बढ़ा। उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है? राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा। जवाब में बस सन्नाटा। राजू ने अपनी टॉर्च निकाली और आवाज की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, सामने एक अधजली हुई गाड़ी खड़ी थी। वो गाड़ी मनोज का ट्रक था। ट्रक के अंदर सीट पर खून के धब्बे थे और खिड़कियों पर किसी ने नाखूनों से खरोंच के निशान बनाए थे। राजू को गाड़ी के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। भाई, भाई तुम हो? राजू ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन ट्रक से जवाब में किसी औरत की हंसी गूंजी। हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और अचानक ट्रक के दरवाजे अपने आप खुल गए। राजू ने जैसे तैसे खुद को वहां से खींचकर निकाला और भागने की कोशिश की। जंगल के एक कोने में भागते भागते राजू को एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा हुआ था। राजू ने घबराकर उससे मदद मांगी। साधु ने उसकी बात सुनने के बाद कहा, तुमने उस जगह पर कदम रख दिया है जहां मौत का साया रहता है। वो औरत कोई इंसान नहीं, एक भटकती आत्मा है। राजू ने पूछा, लेकिन वो कौन है और मेरे भाई के साथ क्या हुआ? साधु ने लंबी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले इस जंगल में एक औरत को धोखे से मार दिया गया था। उसका खून बहते बहते इस जमीन में समा गया। तब से उसकी आत्मा हर रात बदला लेने के लिए यहाँ भटकती है। वो किसी को नहीं छोड़ती। साधु ने राजू को एक ताबीज दिया और कहा, अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल के गहरे हिस्से में जाना होगा, लेकिन याद रखना वहां तुम्हारा सामना उस औरत से होगा। वो तुम्हें डराने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। राजू ने ताबीज को पकड़ा और साधु का धन्यवाद किया, लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी से बाहर निकला, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। जंगल के बीच में उसे एक पुरानी झील मिली। झील का पानी काला था और उसमें से अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। राजू ने जैसे ही झील के किनारे कदम रखा, उसे झील के पानी में अपना भाई मनोज दिखाई दिया। मनोज की आंखें सफ़ेद थीं और वो उसे हाथ बढ़ाकर बुला रहा था। राजू ने डरते हुए कहा, भाई तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मनोज ने कहा, मुझे बचा लो राजू, वो मुझे ले जाएगी, जल्दी करो। राजू ने झील में छलांग लगाने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ, पानी में से कई हाथ निकलकर उसे खींचने लगे। राजू ने जैसे तैसे खुद को पानी से बाहर निकाला, लेकिन जब उसने वापस झील की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। पीछे से वही औरत की हंसी गूंजी। उसने मुड़कर देखा और वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसने कहा, अब तुम भी नहीं बचोगे, ये जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। राजू ने चिल्लाकर पूछा, तुम कौन हो और मेरे भाई के साथ क्या किया? औरत ने धीमे से कहा, तुम्हें सब पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहाँ से जिंदा लौटना होगा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और राजू बेहोश हो गया। राजू जब होश में आया तो उसने खुद को एक सुनसान और अंधेरी जगह पर पाया। चारों ओर गहरी धुंध फैली हुई थी और पेड़ों के बीच से अजीब अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थीं। उसे याद नहीं था कि वह उस जगह पर कैसे पहुंचा। उसका सिर भारी लग रहा था और हाथ में वह ताबीज़ अब भी मौजूद था जिसे साधु ने उसे दिया था। राजू ने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं बल्कि पानी है। ये वही काली झील थी जिसमें उसने अपने भाई को देखा था, लेकिन इस बार झील के पानी में कई परछाइयाँ तैरती हुई नजर आ रही थीं। झील के पानी में राजू को अपने भाई की आवाज़ फिर सुनाई दी, राजू मुझे बचा लो, जल्दी करो। उसने झील में झांक कर देखा तो मनोज उसे झील के गहरे पानी में डूबता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इस बार मनोज के साथ और भी कई चेहरे थे, अजीब, डरावने और पूरी तरह से काले। राजू ने झील में छलांग लगाने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही वह पानी के करीब पहुंचा, झील के चारों ओर से तेज हवाएं चलने लगीं। पानी में से कई काली भुजाएं निकलीं जो उसे खींचने लगीं। राजू ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, मेरे भाई को छोड़ दो। अचानक
वह सब कुछ शांत हो गया। झील का पानी स्थिर हो गया और राजू ने अपने पीछे एक धीमी जानी पहचानी हंसी सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही सफेद साड़ी वाली औरत। औरत ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे भाई को बचाने आए हो? अच्छा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मेरे भाई को क्यों पकड़ा है? औरत ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बहने लगा और उसने राजू की तरफ इशारा किया। अचानक झील से एक काला साया निकला और राजू को अपनी ओर खींचने लगा। राजू ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साए ने उसे लगभग झील में गिरा ही दिया था। तभी उसकी जेब में रखा ताबीज चमकने लगा। ताबीज की रोशनी से काले साए गायब हो गए और औरत एक कड़क आवाज के साथ गायब हो गई। राजू समझ गया कि इस झील और औरत के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। उसने झील से दूर जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल और घना और डरावना होता गया। पेड़ों की शाखाएं मानो किसी की हड्डियों जैसी लग रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। कुछ दूर चलने के बाद राजू को एक पुराना जर्जर मंदिर नजर आया। मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में एक सफेद साड़ी वाली औरत को दिखाया गया था और उसके चारों ओर कई लोग झुके हुए थे, जैसे वह उनकी देवी हों। मंदिर के अंदर घुसते ही राजू को एक औरत की चीख सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। अचानक मंदिर की मूर्ति से खून बहने लगा। खून जमीन पर गिरते ही वहां कई आकृतियां उभरने लगीं। राजू को ऐसा लगा जैसे वह जगह उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। तभी उसे मंदिर के कोने में एक पुरानी किताब नजर आई। उसने किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगा। उसमें उस सफेद साड़ी वाली औरत की कहानी लिखी हुई थी। कहानी के मुताबिक वह औरत एक गरीब गांव की थी। उसका नाम कावेरी था। कावेरी को गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने झूठे आरोप में फंसाकर मार डाला था। उसे जिंदा जला दिया गया था और वह जलती हुई झील में कूद गई थी। तब से उसकी आत्मा उस झील और जंगल में भटक रही है और वह उन सभी से बदला ले रही है जो उस इलाके में आते हैं। कावेरी की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका था, उसके हत्यारों की आत्माओं को उस झील में समर्पित करना। किताब पढ़ने के बाद राजू को समझ आ गया कि उसे अपने भाई को बचाने के लिए इस रहस्य को खत्म करना होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन हत्यारों की आत्माएं कहाँ हैं। तभी मंदिर की मूर्ति अचानक गिर गई और उसके नीचे एक सुरंग का दरवाजा नजर आया। राजू ने सुरंग के अंदर जाने का फैसला किया। सुरंग के अंदर का रास्ता बहुत अंधेरा और सकराब था। राजू को ऐसा लग रहा था जैसे हर कोने से कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर खून के निशान थे और कहीं कहीं किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था जिसमें कई कंकाल रखे हुए थे। उन कंकालों के सिर पर कुछ लिखी हुई पट्टियां थीं। राजू ने एक पट्टी को उठाकर देखा और उसमें उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने कावेरी को मारा था। जैसे ही राजू ने पट्टियों को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। वहां की दीवारों से कावेरी की आत्मा प्रकट हुई। उसने राजू से कहा, तुम मेरे बदले का हिस्सा नहीं हो, लेकिन अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहते हो तो इन नामों को इस झील में समर्पित करना होगा। राजू ने डरते हुए पूछा, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या मेरे भाई को कुछ नहीं होगा? कावेरी ने कहा, तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे, नहीं तो तुम्हारा भाई भी उन्हीं में से एक बन जाएगा। राजू ने ताबीज को कसकर पकड़ा और हिम्मत से कहा, मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हारे इस खेल को खत्म कर दूंगा। कावेरी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब देखना तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ ले जाती है। अचानक सुरंग की दीवारें बंद होने लगीं। राजू को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और दुनिया में खींचा जा रहा हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और वह जोर से चिल्लाया। राजू ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अजीब सुनसान जगह पर पाया। जगह इतनी सन्नाटे में डूबी हुई थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज़ भी गूंजती हुई महसूस हो रही थी। उसके चारों ओर सिर्फ काले धुंधलके का साया था। उसे यह भी याद नहीं था कि वह सुरंग से बाहर कैसे आया। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, एक लड़की की सिसकियाँ। आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि राजू का दिल कांप उठा। उसने आवाज़ के पीछे जाने का फैसला किया। जैसे जैसे राजू उस आवाज़ के करीब पहुंचा,
उसे महसूस हुआ कि वह आवाज किसी दूर से नहीं बल्कि उसके आसपास ही आ रही थी। लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने झट से पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हवा में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, तुम्हें सच्चाई तक पहुंचना है, लेकिन सच्चाई की कीमत बहुत भारी होगी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक पुराना जर्जर हवेली जैसा ढांचा नजर आया। हवेली के दरवाजे आधे खुले हुए थे और अंदर से लाल रोशनी झांक रही थी। राजू ने दरवाजे को धक्का दिया और वह धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। दीवारों पर खून के धब्बे, फर्श पर बिखरे हुए पुराने खिलौने और कोने में जलती हुई मोमबत्तियां। तभी राजू को हवा में वहीं जानी पहचानी हंसी सुनाई दी। वह हंसी कावेरी की थी। उसने राजू से कहा, तुम यहाँ तक आ गए हो, लेकिन क्या तुम आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो? राजू ने चारों ओर देखा। उसे हवेली की दीवारों पर अजीब तस्वीरें दिखी। तस्वीरों में कई लोगों को जलते हुए दिखाया गया था और हर तस्वीर में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। हवेली के अंदर एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। राजू ने सीढ़ियों से नीचे उतरने का फैसला किया। सीढ़ियों के नीचे एक बड़ा कमरा था जो काले पानी से भरा हुआ था। पानी के बीच में एक पत्थर का मंच था और उस पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। राजू ने किताब को खोला। किताब में कावेरी और उसके हत्यारों के बारे में और भी बातें लिखी थीं। उसने पढ़ा कि कावेरी को मारने वाले लोगों ने उसकी आत्मा को कैद करने के लिए एक तंत्र किया था, लेकिन वो तंत्र उल्टा पड़ गया। अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए उन सभी की आत्माओं को इस काले पानी में खींच रही थी। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा उसे आत्माओं की इस दुनिया का हिस्सा बनना होगा। राजू ने किताब को तुरंत बंद कर दिया। तभी कमरे का माहौल अचानक बदल गया। पानी में से कई भूतियां, आकृतियां निकलने लगी। वे सब राजू की ओर बढ़ने लगी। राजू ने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, मुझे डरा कर तुम मुझे रोक नहीं सकती कावेरी, मैं अपने भाई को बचा कर रहूंगा। ताबीज की रोशनी से भूतिया आकृतियां गायब हो गईं, लेकिन कावेरी की हंसी और तेज हो गई। उसने कहा, तुम्हें अपने भाई को बचाना है तो मेरे पास आओ, लेकिन याद रखना हर कदम तुम्हें मौत के करीब ले जाएगा। राजू ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे भाई को क्यों पकड़ा है? कावेरी की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, मैं उन सभी से बदला ले चुकी हूं जिन्होंने मुझे मारा, लेकिन अब इस दुनिया में आने वाला हर व्यक्ति मेरे जाल का हिस्सा बनता है। तुम्हारा भाई अब मेरे जाल में फंस चुका है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। राजू ने हिम्मत से कहा, मैं अपनी आत्मा नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे बदले को खत्म करने का रास्ता जरूर ढूंढूंगा। कावेरी ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे खेल में जीत सकते हो तो मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम दोनों मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। कावेरी ने राजू को एक रास्ते पर भेजा जो घने जंगल की ओर जाता था। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। पेड़ों की शाखाएं उसके पीछे पीछे चल रही थीं और हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रास्ते के अंत में एक बड़ा दरवाज़ा था। दरवाजे पर लिखा था, यहाँ से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। राजू ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर घुस गया। अंदर का कमरा पूरी तरह से काले साए से भरा हुआ था। हर साया एक आत्मा का प्रतीक था जो कावेरी के जाल में फंसी हुई थी। इन साइयों के बीच राजू ने अपने भाई को देखा। मनोज चिल्ला रहा था, राजू मुझे बचा लो, यह जगह मुझे खा जाएगी। राजू ने कावेरी से कहा, मैं अपने भाई को लेकर जा रहा हूं। कावेरी ने ठाका लगाते हुए कहा, अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो इन आत्माओं से लड़ना होगा। राजू ने ताबीज को पकड़ा और लड़ाई शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, ताबीज की रोशनी अचानक फीकी पड़ने लगी। काले साए और तेज हो गए। कावेरी ने कहा, तुम्हारी ताकत अब तुम्हें बचा नहीं सकती। यहाँ से बचने का सिर्फ एक रास्ता है। मेरे सवाल का जवाब दो। राजू ने पसीने से तरबतर होकर पूछा, क्या सवाल? कावेरी ने ठंडी आवाज में कहा, सच और झूठ के बीच का अंतर क्या है? चारों ओर गहरा अंधेरा और डरावनी खामोशी फैली हुई थी। राजू अब भी उस काले कमरे में खड़ा था जहां कावेरी की आत्मा ने उसके सामने एक सवाल रखा था।
सच और झूठ के बीच का अंतर क्या है? राजू ने अपना ताबीज कसकर पकड़ा और अपने भीतर हिम्मत जुटाने की कोशिश की। उसके ठीक सामने मनोज खड़ा था, जिसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कावेरी की ठंडी हंसी अब भी कमरे में गूंज रही थी। राजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच वो है जो किसी का भला करे और झूठ वो जो किसी को दर्द दे। कावेरी की हंसी और तेज हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, बड़ा आसान जवाब दिया है तुमने, लेकिन सच और झूठ के बीच का फर्क समझने के लिए तुम्हें उस दर्द से गुजरना होगा जिससे मैं गुजरी हूं। इतना कहते ही कावेरी ने राजू के सामने अपने अतीत का दरवाजा खोल दिया। राजू ने खुद को एक पुराने गांव में पाया। गांव में हलचल हो रही थी और लोग किसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी उसने देखा कि गांव के बीचों बीच एक स्त्री को घसीटा जा रहा है। वह स्त्री कावेरी थी। कावेरी चिल्ला रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। लेकिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उसे एक पुराने कुएं के पास ले गए। उन्होंने उस पर चोरी और काले जादू का झूठा आरोप लगाया था। गांव वालों ने उसे बुरी तरह पीटा और अंत में उसे जिंदा जला दिया। उसकी चीखें पूरे इलाके में गूंज रही थी। राजू ने यह सब देखा लेकिन कुछ कर नहीं पाया। राजू ने जब अपनी आंखें खोली तो वह फिर से उसी काले कमरे में था। कावेरी ने कहा, अब तुमने मेरा दर्द देखा, क्या तुम अब भी सोचते हो कि तुम सच और झूठ के बीच का फर्क समझ सकते हो? राजू ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन अपने बदले की आग में निर्दोषों को नुकसान पहुंचाना भी सही नहीं है। कावेरी की आंखें लाल हो गईं। उसने गुस्से में कहा, तो फिर अपनी निर्दोषता साबित करो। अगर तुम सच्चे हो तो अपने भाई को बचा लो, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। कावेरी ने कमरे की दीवारों पर इशारा किया। दीवारें अचानक गायब हो गईं और राजू ने खुद को एक विशाल भूल भुलैया में पाया। भूल भुलैया के हर कोने से डरावनी आवाजें आ रही थीं। मनोज अब भी उसके पास था, लेकिन वह कमजोर और थका हुआ लग रहा था। राजू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर मत, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। भूल भुलैया में हर मोड़ पर अजीब अजीब आकृतियां राजू का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थीं। कभी कोई सफेद साया अचानक प्रकट हो जाता तो कभी दीवारों पर खून बहने लगता। भूल भुलैया के बीच में राजू को एक दरवाजा नजर आया। दरवाजे पर लिखा था, जो सबसे बड़े डर का सामना करेगा वही यहां से बाहर निकल पाएगा। राजू ने दरवाजा खोला और खुद को एक भयानक जंगल में पाया। जंगल में हर पेड़ की शाखाएं मानो किसी की हड्डियों की तरह लग रही थीं। जमीन पर कई कब्रें थीं और हर कब्र से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। तभी राजू को अपने बचपन का एक दृश्य दिखा। वह एक पुराने कुएं के पास खड़ा था जहां उसके पिता की मौत हुई थी। राजू ने हमेशा अपने पिता की मौत के लिए खुद को दोषी ठहराया था। कावेरी की आवाज गूंजी, तुम्हारा सबसे बड़ा डर तुम्हारा अपना अतीत है। अगर तुम अपने डर का सामना कर सकते हो तो तुम यहां से बाहर निकल सकते हो। राजू ने कुएं के पास जाकर अपनी आंखें बंद की। उसने खुद को माफ किया और कहा, मैं अपने डर को अब और बढ़ने नहीं दूंगा। जैसे ही राजू ने यह कहा, जंगल गायब हो गया और वह फिर से कावेरी के सामने था। कावेरी ने कहा, तुमने अपने डर का सामना किया, लेकिन तुम्हारे भाई को बचाने के लिए तुम्हें एक और परीक्षा से गुजरना होगा। उसने राजू को एक खंजर दिया और कहा, इस खंजर से मुझे मार दो और तुम्हारा भाई आज़ाद हो जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। राजू ने खंजर को देखा और फिर कावेरी की ओर देखा। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। तुम जो कर रही हो वह गलत है, लेकिन मैं तुम्हें और दर्द नहीं दे सकता। कावेरी की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य झलक पड़ा। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है, लेकिन सच्चाई का इनाम पाने के लिए तुम्हें अभी और सहना होगा। कावेरी ने मनोज को छोड़ दिया, लेकिन साथ ही राजू को चेतावनी दी, यह सिर्फ शुरुआत है। अब तुमने मेरे खेल में प्रवेश कर लिया है। अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अपने रास्ते पर चलना होगा। चारों ओर अंधकार और गहरी खामोशी छाई हुई थी। राजू और मनोज दोनों एक सुनसान रास्ते पर खड़े थे। रास्ता घने जंगल की ओर जा रहा था और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कावेरी ने उन्हें छोड़ तो दिया था, लेकिन उसने जाते जाते जो कहा था वह राजू के दिमाग में घूम रहा था। तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। सच्चाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें और भी भयानक खेलों का सामना करना होगा।
राजू और मनोज ने उस सुनसान रास्ते पर चलना शुरू किया। जंगल में कदम रखते ही उन्हें लगा कि उनके चारों ओर कुछ छुपा हुआ है। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें छूने की कोशिश कर रही हों। तभी मनोज ने कहा, भैया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। राजू ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसने मनोज से कहा, डर मत, ये सब हमारा भ्रम है, बस मेरी बात मान और आगे चल। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़े, रास्ता और डरावना होता गया। जगह जगह पर मरे हुए पक्षियों और जानवरों की हड्डियां बिखरी पड़ी थी। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी कुटिया नजर आई। कुटिया से धुआं उठ रहा था और उसके अंदर से हल्की रोशनी झांक रही थी। राजू ने मनोज से कहा, शायद हमें यहाँ कुछ मदद मिल जाए, चलो अंदर चलते हैं। कुटिया के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसके हाथ कांप रहे थे। उसने राजू और मनोज को देखा और कहा, तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्यों आए हो? राजू ने उसे पूरी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम जिस आत्मा का सामना कर रहे हो वह बहुत ताकतवर है। वह सिर्फ बदले की आग में नहीं जल रही, बल्कि उसे इस दुनिया में किसी ने कैद कर रखा है। अगर तुम उसे मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें एक प्राचीन किताब ढूंढनी होगी जो इस जंगल के सबसे डरावने हिस्से में छुपी हुई है। बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया कि किताब भूतिया झील के पास छुपी हुई है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें आत्माओं के पुल को पार करना होगा। जैसे ही राजू और मनोज उस पुल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि पुल पूरी तरह टूटा हुआ था, लेकिन पुल के पास खड़ी कई आत्माएं उन्हें देख रही थीं। वे सभी सफ़ेद कपड़ों में थीं और उनकी आंखों से खून बह रहा था। एक आत्मा ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम्हें इस पुल को पार करना है तो तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम्हारी आत्मा भी यहाँ कैद हो जाएगी। आत्मा ने पहला सवाल पूछा, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक विकल्प हो, अपनी जान बचाना या किसी और की जान बचाना, तो तुम क्या चुनोगे? राजू ने बिना झिझक कहा, किसी और की जान बचाना। आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, सही जवाब, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। दूसरा सवाल आया, क्या तुम अपने डर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो? राजू ने कुछ देर सोचा और कहा, डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे नियंत्रित किया जा सकता है। आत्मा ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही हो, अब तुम पुल पार कर सकते हो, लेकिन याद रखना, झील के पास जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारी हिम्मत की आखिरी परीक्षा होगी। राजू और मनोज ने झील के पास पहुंचकर देखा कि झील का पानी पूरी तरह काला था और उसमें से भूतियां आवाजें आ रही थीं। झील के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप था और उस द्वीप पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी, लेकिन झील में उतरने से पहले एक बड़ी भूतिया आकृति प्रकट हुई। वह कावेरी की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक और आत्मा थी जिसने राजू को चेतावनी दी, यह किताब तुम्हारे लिए जितनी जरूरी है उतनी ही खतरनाक भी है। इसे छूने से पहले सोच लो, क्योंकि इससे तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। राजू ने झील में कदम रखा। जैसे ही उसने किताब को छूने की कोशिश की, पूरी झील हिलने लगी। पानी में से सैकड़ों हाथ निकलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगाई और आखिरकार किताब को उठाने में सफल रहा। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से काले धुएं का बड़ा बादल निकला और उसकी ओर बढ़ने लगा। किताब के पन्नों में लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा वह सच्चाई के करीब पहुंचेगा, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। राजू ने किताब बंद की और मनोज से कहा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, यह जगह अब और ख़तरनाक हो गई है। लेकिन जैसे ही वे झील से बाहर निकले, उनके सामने कावेरी प्रकट हो गई। उसने कहा, तुमने किताब को छू लिया है, अब तुम सिर्फ सच्चाई को जान सकते हो, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी जिंदगी होगी। और अब तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो सच्चाई जानो और अपनी जिंदगी कुर्बान करो, या फिर हमेशा के लिए इस भूतिया खेल का हिस्सा बन जाओ। राजू ने किताब को अपने हाथ में कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में हिम्मत और डर दोनों थे। उसने मनोज को देखा, जो बुरी तरह थका हुआ था और अब बात करने की भी हालत में नहीं था। कावेरी, तुम जो चाहती हो वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले मुझे सच्चाई जाननी है। आखिर ये सब क्यों हुआ
और तुम मुझे क्यों चुन रही हो? कावेरी की लाल जलती आंखें राजू पर टिकी हुई थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम वो इंसान हो जो मेरे दर्द को महसूस कर सकता है। तुम्हारा दिल दूसरों के लिए धड़कता है और यही तुम्हारी ताकत है। लेकिन तुम अभी भी सच्चाई से अनजान हो। कावेरी ने राजू को किताब खोलने का इशारा किया। जैसे ही उसने किताब के पहले पन्ने को पलटा, एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। राजू ने देखा कि किताब के अंदर एक कहानी छुपी हुई थी, कावेरी की कहानी। कावेरी ने अपनी कहानी शुरू की। वह एक साधारण गांव की लड़की थी जो अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी। लेकिन गांव के एक प्रभावशाली जमींदार ने उसकी सादगी का फायदा उठाया। उसने कावेरी को झूठे प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसके परिवार को खत्म कर दिया। कावेरी ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उसे बदले में केवल अपमान, दर्द और मौत मिली। जमींदार ने उसे गांव वालों के सामने जिंदा जला दिया और उसकी आत्मा को एक तांत्रिक के जरिए इस जंगल में कैद कर दिया। मुझे बदला लेना था राजू, लेकिन मैंने जो रास्ता चुना वह गलत था। मैं निर्दोषों को भी अपना शिकार बना रही हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा इस दर्द से मुक्त नहीं हो सकती। राजू ने पूछा, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? कावेरी ने कहा, इस किताब में एक मंत्र लिखा है जो मेरी आत्मा को इस दुनिया से मुक्त कर सकता है। लेकिन इस मंत्र को पढ़ने वाले को अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। यह कुर्बानी मेरी आत्मा को शांति देगी और मेरे दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। मनोज ने तुरंत कहा, भैया तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। राजू ने मनोज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई किसी को ये सब खत्म करना होगा। अगर मैं अपनी जान देकर कावेरी और उन सभी मासूम आत्माओं को शांति दे सकता हूँ तो मैं ये करूँगा। राजू ने किताब के अंतिम पन्ने को खोला। उसमें एक प्राचीन मंत्र लिखा हुआ था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं। कावेरी की आत्मा दर्द से चिल्लाने लगी और उसकी आकृति हवा में विलीन होने लगी। राजू, तुम्हारी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने मुझे शांति दी। ये कावेरी के आखिरी शब्द थे। जंगल शांत हो गया और सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन राजू जमीन पर गिर पड़ा। मनोज ने राजू को हिलाया, लेकिन वह अब सांस नहीं ले रहा था। मनोज चीखते हुए बोला, भैया उठो, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन तभी जंगल में एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी राजू के चारों ओर फैल गई। एक आवाज गूंजी, जिसने दूसरों के लिए अपनी जान दी वह इस दुनिया में अपनी निशानी छोड़कर जाएगा। राजू का शरीर गायब हो गया और मनोज को एक ताबीज दिखाई दिया। वह वही ताबीज था जो राजू हमेशा अपने साथ रखता था। मनोज ने ताबीज को उठाया और कहा, भैया मैं तुम्हारे बलिदान को कभी नहीं भूलूंगा। तो दोस्तों, आज की डरावनी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय साझा करें।